हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आर्चा और आप सभी का स्वागत है द ट्विन ब्रोस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी पार्ट बी बुक इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी का लास्ट चैप्टर, जो कि है ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। और इस चैप्टर में हम जिन सेलेक्टेड इश्यूज और प्रॉब्लम्स की बात करेंगे वो है एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जिसमें वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन आता है। फिर हम एक और मेजर प्रॉब्लम के बारे में पढ़ेंगे जो है अर्बन वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। फिर हम स्लम एरियाज और रूरल अर्बन माइग्रेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं दो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहूंगी। एक है पोल्यूशन, दूसरा है पोल्यूटेंट्स। सो पोल्यूशन मीन्स कंटैमिनेशन। जब किसी हार्मफुल सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, वो हार्मफुल सब्सटेंस एनवायरमेंट, इंसानों के लिए और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए डेंजरस होता है। और जब ऐसे हार्मफुल एलिमेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन एनवायरमेंट में बढ़ जाता है, तब हम उसे पोल्यूशन कहते हैं। अब पोल्यूटेंट्स क्या है? वो कंटैमिनेंट्स या वो हार्मफुल एलिमेंट्स जो पोल्यूशन कॉज करते हैं, जिनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से पोल्यूशन होता है, वो सब्सटेंस होते हैं पोल्यूटेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। एनवायरमेंटल पोल्यूशन सिंपली इसका मतलब ये है कि हमारे पर्यावरण में जब ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे एलिमेंट्स जो बहुत ही हार्मफुल होते हैं एनवायरमेंट के कंडीशन के लिए, इंसानों के हेल्थ के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, इन सभी के लिए जो एलिमेंट्स हार्मफुल होते हैं, जब उनकी मात्रा बढ़ जाती है, उससे हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन कहते हैं। जब एनवायरमेंट का कंटैमिनेशन हो जाता है। अब एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कई ग्रुप्स में डिवाइड किया, यानी कि क्लासिफिकेशन है। और ये क्लासिफिकेशन मीडियम पे डिपेंड करता है, यानी कि किस मीडियम के थ्रू पोल्यूशन हो रहा है, एयर के थ्रू या वाटर के थ्रू, इस बेसिस पे क्लासिफाई किया है। सो एनवायरमेंटल पोल्यूशन की क्लासिफिकेशन है एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन या लैंड डिग्रेडेशन, फोर्थ है नॉइस पोल्यूशन। तो 4 क्लासिफिकेशन है। अब हम एक एक करके हर एक क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। So first we'll study water pollution. So water हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही जरूरी है, लेकिन फिर भी हम पानी का ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हर एक सरफेस वाटर सोर्स, हर एक ग्राउंड वाटर सोर्स पोल्यूटेड है। और पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आज हम कई सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है, वाटरबॉर्न डिजीजेस बढ़ रहे हैं और हर एक रिवर पोल्यूटेड है। जब पानी में हार्मफुल एलिमेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन, अब हार्मफुल एलिमेंट्स जैसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, मेटल्स जैसे लेड, आर्सेनिक, फिर क्लोराइड, फ्लोराइड, यूरिया, फिर पेस्टिसाइड्स जो एग्रीकल्चर के लिए यूज होता है, फर्टिलाइजर्स, इन सभी का कॉन्सेंट्रेशन जब पानी में हद से ज्यादा बढ़ जाता है, तब हम पानी का इस्तेमाल ड्रिंकिंग के लिए, इन सभी चीजों के लिए नहीं कर सकते और वाटर पोल्यूट हो जाता है। पानी अपने आप को प्यूरिफाई कर सकता है, वाटर के पास सेल्फ प्यूरिफाइंग कैपेसिटी होती है, लेकिन जब इन हार्मफुल एलिमेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है, तब पानी अपने आप को प्यूरिफाई नहीं कर पाता और तब हम देखते हैं वाटर पोल्यूशन का प्रॉब्लम। नेक्स्ट हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। सो 2 सोर्सेज हैं, नेचुरल सोर्सेज और ह्यूमन बींग्स। अब नेचुरल सोर्सेज में आता है इरोशन। जब सॉइल इरोशन होता है तो एक्सेस सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाते हैं पानी में, तो वो प्रॉब्लमैटिक है। फिर लैंडस्लाइड्स, फिर जब प्लांट्स और एनिमल्स डिकम्पोज और डीके होते हैं, उससे भी वाटर पोल्यूशन होता है। ये कुछ नेचुरल सोर्सेज हैं, लेकिन मेजर कल्प्रिट है ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से सबसे ज्यादा पोल्यूशन होता है। ह्यूमन एक्टिविटीज जिसमें इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर और कल्चरल एक्टिविटीज आता है। और इन सभी एक्टिविटीज में सबसे ज्यादा पोल्यूशन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की वजह से होता है। इंडस्ट्रीज बिना किसी ट्रीटमेंट के इंडस्ट्रियल वेस्ट, वेस्ट वाटर, पॉइजनस गैसेस, केमिकल रेसिडुअल्स, हेवी मेटल्स, डस्ट, स्मोक, ये सारी चीजें डायरेक्टली फ्रेश वाटर बॉडीज में डिस्पोज कर देते हैं और इसके वजह से रिवर्स और बाकी वाटर बॉडीज पोल्यूट हो जाते हैं। और मेजर वाटर पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज है लेदर, पल्प इंडस्ट्री, पेपर, टेक्सटाइल्स एंड केमिकल इंडस्ट्री। 1 मार्क के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। सो एग्रीकल्चर करने के लिए हम फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स ये सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं और ये ग्राउंड वाटर पोल्यूशन और सरफेस वाटर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। और फर्टिलाइजर्स के एक्सेसिव यूज की वजह से सरफेस वाटर में नाइट्रेट कंटेंट भी बढ़ रहा है जो कि एक मेजर पोल्यूटेंट है। थर्ड कॉज है कल्चरल एक्टिविटीज। कल्चरल एक्टिविटीज में पिलग्रिमेज, रिलीजियस फेयर्स और टूरिज्म आता है। हम नदियों की पूजा करते हैं लेकिन उन्हीं नदियों के आसपास जाके प्लास्टिक और वेस्ट फेंक के आ जाते हैं और यही टूरिज्म का भी एक डीमेरिट है। लोग जब टूरिस्ट लोकेशंस में जाते हैं वहां पे कचरा कूड़ा ये सब फेंक के आ जाते हैं और इससे एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है। और जब हम नदियों के पास जब प्लास्टिक कूड़ा ये सब फेंक देते हैं तब वाटर पोल्यूशन होता है। अब सिचुएशन इतनी खराब हो गई है कि सरफेस वाटर सोर्सेज और ग्राउंड वाटर सोर्सेज कंटामिनेट हो चुके हैं। पानी ह्यूमन बींग्स के यूज के लिए फिट ही नहीं है, इतना पोल्यूटेड हो चुका है। और वाटर पोल्यूशन की वजह से कई सारे वाटरबॉर्न डिजीजेस जैसे कि डायरिया, हेपेटाइटिस, इंटेस्टिनल वर्म्स भी कॉमन हो चुके हैं। और WHO का कहना है कि इंडिया में 1/4 ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस वाटरबॉर्न डिजीजेस हैं। और वाटर पोल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट है रिवर पोल्यूशन जो हो रहा है। और रिवर पोल्यूशन में हम सबसे ज्यादा फोकस गंगा रिवर के ऊपर दे रहे हैं। और गंगा रिवर को प्यूरिफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं जैसे कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा और नमामि गंगे प्रोग्राम। और इस चैप्टर में नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में बताया है और क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन एनी 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नमामि गंगे प्रोग्राम। सो नमामि गंगे प्रोग्राम का 2 मेन ऑब्जेक्टिव है, रिड्यूसिंग पोल्यूशन, सेकेंड वन कंजर्वेशन एंड रिजुवेनेशन ऑफ रिवर गंगा। और नमामि गंगे प्रोग्राम के अंदर और भी कई सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जैसे डेवलपिंग सीवरेज ट्रीटमेंट सिस्टम इन टाउन यानी कि सीवेज सिस्टम्स डेवलप करना, मॉनिटरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस यानी कि इंडस्ट्रीज से कितने पोल्यूटेंट्स आ रहे हैं, ट्रीटमेंट हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीजों को मॉनिटर करना। थर्ड, डेवलपमेंट ऑफ रिवर फ्रंट, नदी किनारे डेवलपमेंट करना, उस एरिया को संभालना। फोर्थ ऑब्जेक्टिव, एफॉरेस्टेशन अलोंग द बैंक ऑफ इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी यानी कि नदी किनारे ट्री प्लांटेशन बढ़ाना, बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाना। नेक्स्ट, क्लीनिंग ऑफ रिवर सरफेस यानी कि रिवर बेड क्लीन करना, डिसिल्टेशन करना। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, डेवलपमेंट ऑफ गंगा ग्राम्स इन उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। इन स्टेट्स के थ्रू गंगा रिवर फ्लो करता है और इन एरियाज में हमें गंगा ग्राम्स क्रिएट करने हैं ताकि हम इन एरियाज में जो भी डेंसली पॉपुलेटेड है रीजन्स वहां पे लोगों को बताएं कि गंगा रिवर को पोल्यूट ना करे, गंगा ग्राम्स क्रिएट करे ताकि रिवर को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसी से रिलेटेड है नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, creating public awareness to avoid adding pollutants into the river even in the form of rituals। रिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए हम देखते हैं कि रिवर पे चीजें डिस्पोज कर दी जाती हैं, फेंक दी जाती हैं। सो हमें पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करना है ताकि लोग ये समझें कि रिचुअल एक्टिविटीज, पूजा पाठ जो हम करते हैं इसके वजह से रिवर को कोई हार्म ना पहुंचे। यानी कि हम पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करें ताकि लोग पानी में अनवांटेड चीजें, प्लास्टिक ये सारी चीजें ना फेंकें। नेक्स्ट यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं, टेबल 12.1 जिसमें टाइप्स एंड सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन के बारे में बताया है। पोल्यूशन के टाइप्स, कौन से पोल्यूटेंट्स हैं और सोर्स ऑफ पोल्यूशन क्या है। तो ये बॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से पढ़ लेना। फिर एक और टेबल है, टेबल 12.2 जिसमें सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन इन गंगा एंड यमुना रिवर। और यहाँ पे बताया है कि गंगा और यमुना रिवर के कौन से पोल्यूटेड स्ट्रेचेस हैं और यहाँ पे कैसे पोल्यूशन हो रहा है, मेन सोर्स क्या है और कौन से सिटीज हैं जो मेन पोल्यूटर्स हैं। ये बॉक्स भी आप अच्छे से पढ़ लेना, 1 मार्क यहाँ से आ सकता है। नेक्स्ट इज एयर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन जितना ही सीरियस इशू है एयर पोल्यूशन। WHO के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर साल एयर पोल्यूशन के वजह से 7 मिलियन लोग मरते हैं। और एयर पोल्यूशन का मेन कल्प्रिट ह्यूमन एक्टिविटीज ही है। ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे माइनिंग एक्टिविटीज जिससे हार्मफुल गैसेस रिलीज होते हैं, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जब फॉसिल फ्यूल्स हम बर्न करते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड और कई सारे हार्मफुल ग्रीन हाउस गैसेस निकलते हैं। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, इंडस्ट्रीज जो हार्मफुल गैसेस बिना किसी ट्रीटमेंट के डायरेक्टली रिलीज कर देते हैं। वेहिकुलर एमिशन, ये सारे रीजंस हैं जिनके वजह से एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है।
और इन सभी एक्टिविटीज की वजह से एयर में हार्मफुल गैसेस जैसे ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड, एस्बेस्टस, फिर स्मोक, वेपर, डस्ट, इन सभी का कॉन्सेंट्रेशन तेजी से बढ़ रहा है और इन कंटामिनेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है। अब एयर पोल्यूशन के कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में मैंने बताया कि डब्ल्यूएचओ के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर साल लगभग 7 मिलियन लोग मर रहे हैं और एयर पोल्यूशन की वजह से कई सारे रेस्पिरेटरी डिजीजेस रिलेटेड टू नर्वस एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, लंग कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, ये सारी चीजें हो रही हैं। पोल्यूटेड सिटीज में रहने वाले लोगों को ये पता होगा कि स्मॉग क्या होता है। स्मॉग मीन्स स्मोक और फॉग का जो डेडली कॉम्बिनेशन है वो स्मॉग होता है और ये एयर पोल्यूशन और एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन की वजह से होता है और ये ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। अब एयर पोल्यूशन की वजह से एसिड रेन भी होता है और एसिड रेन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, इवन प्रॉपर्टीज के लिए हार्मफुल है। अब एसिड रेन होता कैसे है ये मैं जल्दी से समझा देती हूँ, एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। एसिड रेन होता है जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज होते हैं एयर में, ये बहुत ही ऊपर उठते हैं और जब एटमॉस्फेयर में जाके ये वाटर से, ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और एसिड रेन फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इज नॉइस पोल्यूशन। सो नॉइस मीन्स अनवांटेड या अनबेरेबल जो साउंड होता है वो नॉइस होता है और नॉइस को हम डेसिबल्स में मेजर करते हैं। सो नॉइस पोल्यूशन का मतलब ये होता है जो परसिस्टेंटली, ये जो अनबेरेबल, अनकंफर्टेबल सिचुएशन ये नॉइस जो क्रिएट करता है उसे हम नॉइस पोल्यूशन कहते हैं और नॉइस पोल्यूशन को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। नॉइस पोल्यूशन की वजह से भी कई सारे हेल्थ प्रॉब्लम होते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट प्रॉब्लम्स होते हैं, स्ट्रेस होता है, स्लीप डिसऑर्डर होता है और ये छोटे बच्चे और जो ओल्ड एज लोग हैं इन दोनों ग्रुप्स के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। अब देख लेते हैं कि नॉइस पोल्यूशन के मेन सोर्सेस कौन कौन है। सो नॉइस पोल्यूशन मेनली व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट्स, फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, फिर डिमोलिशन एक्टिविटीज, इन सभी चीजों की वजह से होता है। फिर कुछ टेम्परेरी कॉजेज हैं जैसे फेस्टिवल्स के टाइम पे या प्रोग्राम्स के टाइम पे जो लाउड स्पीकर्स और सायरन का यूज होता है इलेक्शन के टाइम पे। सो ये कुछ टेम्परेरी सोर्सेज हैं जिनकी वजह से नॉइस पोल्यूशन होता है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जहाँ पे हो रही हो वहां पे बहुत सारा नॉइस पोल्यूशन होता है और जहाँ पे बिल्डिंग्स को डिमोलिश किया जा रहा हो, तोड़ा जा रहा हो, वहां पे भी नॉइस पोल्यूशन होता है। कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज होते हैं जो नॉइस पोल्यूटिंग होते हैं और ये जो फैक्ट्री और इंडस्ट्री में जो नॉइस पोल्यूशन होता है ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का प्रोडक्ट, क्या मशीनरी प्रोड्यूस हो रहा है, किस टाइप का गुड प्रोड्यूस हो रहा है और इसी पे डिपेंड करता है कि क्या वो इंडस्ट्री नॉइस पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है या नहीं। फिर मेन कॉजेस तो कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वर्क्स होते हैं। फिर एक और मेन कॉज है ट्रैफिक, जो व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट्स और ट्रेन्स और कई सारी चीजों की वजह से जो नॉइस पोल्यूशन होता है, यानी कि ट्रैफिक की वजह से जो नॉइस पोल्यूशन होता है। और इसीलिए यहाँ पे ये पॉइंट मेंशन किया गया है कि ऑफ ऑल दीज सोर्सेस बिगेस्ट न्यूइसेंस इज द नॉइस प्रोड्यूस्ड बाय ट्रैफिक। अब ये जो ट्रैफिक की वजह से जो नॉइस पोल्यूशन होता है ये एयरक्राफ्ट या व्हीकल या ट्रेन उसके टाइप पे डिपेंड करता है। अगर हम व्हीकल्स की बात करें तो रोड के कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। ये जो नॉइस पोल्यूशन है ये लैंड तक ही सीमित नहीं है, सी ट्रैफिक की वजह से भी नॉइस पोल्यूशन होता है। जो हार्बर और पोर्ट एरियाज है वहां पे जब सामान का लोडिंग अनलोडिंग होता है तो उस वक्त भी नॉइस पोल्यूशन क्रिएट होता है, लेकिन लोडिंग अनलोडिंग एक्टिविटीज की वजह से जो भी नॉइस पोल्यूशन क्रिएट होता है ये हार्बर या पोर्ट तक ही सीमित रहता है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉइस पोल्यूशन लोकेशन स्पेसिफिक होता है। अब इसका मतलब क्या है? अगर हम किसी कंस्ट्रक्शन एरिया या डिमोलिशन एरिया में हैं तो अगर हम उस एरिया के पास रहेंगे
तो नॉइस पोल्यूशन बहुत ही हाई होगा। लेकिन जैसे जैसे हम उस एरिया से दूर जाते रहेंगे नॉइस पोल्यूशन की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि नॉइस पोल्यूशन लोकेशन स्पेसिफिक होता है। जब हम उस मेन लोकेशन के पास रहते हैं तब इंटेंसिटी हाई होता है, लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ने लगता है, हम दूर जाते रहते हैं, तब इंटेंसिटी कम हो जाता है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉइस पोल्यूशन सबसे ज्यादा हार्मफुल मेट्रोपॉलिटन और बिग सिटीज में है, क्योंकि इन्हीं एरियाज में इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज ज्यादा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, डिमोलिशन एक्टिविटीज सबसे ज्यादा होता है और ट्रैफिक भी इन्हीं एरियाज में हाई रहता है। इसीलिए नॉइस पोल्यूशन सबसे ज्यादा हार्मफुल मेट्रोपॉलिटन मेगा सिटीज में होता है इंडिया के। नेक्स्ट, लैंड डिग्रेडेशन या लैंड पोल्यूशन। इस टॉपिक में हम तीन मेन चीजें पढ़ेंगे। पहला, लैंड डिग्रेडेशन होता क्या है। सेकेंड, लैंड डिग्रेडेशन के मेन सोर्सेस क्या है। थर्ड, इफेक्ट क्या है लैंड डिग्रेडेशन का। फिर हम एक केस स्टडी भी पढ़ेंगे जो जबुआ का है, जबुआ मध्य प्रदेश। तो लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है। लैंड डिग्रेडेशन मींस जब लैंड की प्रोडक्टिव कैपेसिटी या लैंड का क्वालिटी जब कम हो जाता है, उसे हम लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। लैंड डिग्रेडेशन इज जनरली अंडरस्टूड ईदर एज टेम्पररी और a permanent decline in productive capacity of the land। तो ये होता है लैंड डिग्रेडेशन। अब हर डिग्रेडेड लैंड वेस्ट लैंड नहीं होता, लेकिन अगर हम समय रहते डिग्रेडेड लैंड को ठीक नहीं करते तो वो डिग्रेडेड लैंड वेस्ट लैंड हो जाता है। अगर एक बार वेस्ट लैंड हो गया तो दोबारा उस लैंड की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को रिटेन कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब लैंड डिग्रेडेशन की कुछ मेन कॉजेज हम देख लेते हैं। पहला है सॉइल इरोशन। जब सॉइल का टॉप लेयर इरोड हो जाता है वो एक प्रॉब्लम है। फिर वाटर लॉगिंग, जब सॉइल पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता तब पानी ऊपर ही रह जाता है और वाटर लॉगिंग एक प्रॉब्लम है। फिर सैलिनाइजेशन, जब सॉल्ट कंटेंट सॉइल का बढ़ जाता है, प्लांट ग्रोथ को अफेक्ट करता है, वो एक प्रॉब्लम है। फिर अल्कलाइनाइजेशन, इसका मतलब ये है कि इस प्रोसेस में एसिडिक कंटेंट कम हो जाता है, पीएच वैल्यू ज्यादा हो जाता है, तो ये होता है अल्कलाइनाइजेशन। अगर हम लैंड डिग्रेडेशन के कॉजेस को डिटेल में देखें तो दो प्रोसेस की वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है। एक नेचुरल फैक्टर है, दूसरा है ह्यूमन बीइंग्स के वजह से। अब नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर एनआरएससी ने जो वेस्टलैंड्स हैं इन्हें क्लासिफाई किया है यूजिंग फ्यू रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये क्लासिफिकेशन है। एनआरएससी ने वेस्टलैंड्स को 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया है। पहला है वो लैंड डिग्रेडेशन या वो वेस्टलैंड जो नेचुरल रीजंस की वजह से है। सेकेंड ग्रुप्स नेचुरल एजेंट्स और ह्यूमन बीइंग्स दोनों के वजह से जो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। तीसरा सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स के वजह से जो वेस्टलैंड क्रिएट हो रहा है। पहला जो वेस्टलैंड नेचुरल एजेंट्स क्रिएट करते हैं जिसमें आता है गलीज और रवाइंस जो सॉइल इरोशन की वजह से फॉर्म होता है, डेजर्ट या कोस्टल सैंड, बैरन रॉकी एरियाज, स्टीप स्लोपिंग लैंड, ग्लेशियल एरियाज। सो ये नेचुरल एजेंट्स की वजह से फॉर्म हुए कुछ वेस्टलैंड है। सेकेंड, वो वेस्टलैंड्स जो नेचुरल और ह्यूमन फैक्टर्स दोनों के वजह से फॉर्म हुए, जैसे कि waterlogged areas, marshy areas, areas affected by salinity, alkalinity, और ये सारी चीजें हमने पहले ही डिस्कस कर ली है। थर्ड कैटेगरी है वो वेस्टलैंड्स जो ह्यूमन एक्टिविटीज के वजह से क्रिएट होता है। एग्जाम्पल वो डिग्रेडेड लैंड जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के वजह से होता है, डिग्रेडेड फॉरेस्ट, डिग्रेडेड पैस्चर्स, माइनिंग एरियाज के वजह से जो लैंड एरिया वेस्टलैंड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर इंडस्ट्रियल वेस्टलैंड्स। नेक्स्ट एक केस स्टडी है जबुआ डिस्ट्रिक्ट का। ये केस स्टडी यहाँ पे इसीलिए दिया है क्योंकि इस केस स्टडी के थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि एक ऐसा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन, रिसोर्स डिग्रेडेशन था, वहाँ पे कैसे गवर्नमेंट ने और वेरियस मिनिस्ट्रीज ने एफर्ट्स लिए, एनजीओ, गवर्नमेंट, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इन सभी चीज़ों के थ्रू कैसे लैंड डिग्रेडेशन ये रीजन में गवर्नमेंट कम कर पाई विद द हेल्प ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड एनजीओ पार्टिसिपेशन। सो ये केस स्टडी देख लेते हैं। तो ये केस स्टडी जबुआ डिस्ट्रिक्ट का है, वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। जबुआ इंडिया के 5 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में आया था और जबुआ डिस्ट्रिक्ट में एक ट्राइबल पॉपुलेशन है भिल्स की, लेकिन ये जो भिल्स की पॉपुलेशन है ये पॉवर्टी से सफर कर रहे थे।
और पॉवर्टी के साथ साथ रिसोर्स डिग्रेडेशन, लैंड डिग्रेडेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स भी थी। अब इन सभी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने साथ में आकर झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट किए। वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू ये मिनिस्ट्रीज वाटर रिसोर्सेज को इम्प्रूव कर पाए, ह्यूमन बीइंग्स और नेचुरल रिसोर्सेज के बीच में एक सही बैलेंस मेंटेन कर पाए। और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने अकेले झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के 20% डिग्रेडेड लैंड को ट्रीट किया है। और झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के केस स्टडी के बाद हमें ये पता चलता है कि कैसे गवर्नमेंट, एनजीओ और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जब ये तीनों साथ में आते हैं, कैसे हम एक एरिया को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग वाटरशेड प्रोग्राम्स, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एक्सेट्रा। और यहाँ पे जो भिल ट्राइबल ग्रुप है उनकी पूरी कोशिश ये रहेगी कि यहाँ पे जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज है, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज में पूरे कम्युनिटी का ओनरशिप होता है, उन कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज को अच्छे से मेंटेन करे और डेवलप करे। हर एक परिवार एक पेड़ प्लांट करेगा कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स में, और उस कॉमन प्रॉपर्टी में वो जो पेड़ उन्होंने प्लांट किया है उसे वो मेंटेन भी करेंगे। फिर एक और इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है सोशल फेंसिंग का। सोशल फेंसिंग करने से लोग रेगुलेट कर सकते हैं पैस्टरल ग्रोथ को, फिर कितना ग्रेजिंग होगा ये भी रेगुलेट कर सकते हैं थ्रू सोशल फेंसिंग। फिर ओपन ग्रेजिंग भी हम कम कर सकते हैं बाय प्रमोटिंग सोशल फेंसिंग एंड स्टॉल फीडिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज अर्बन वेस्ट डिस्पोजल। जब हम अर्बन एरियाज की बात करते हैं, बड़े बड़े शहरों की बात करते हैं, तो एक साइड में हमें ये पता है कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, हेल्थ फैसिलिटीज है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज है, डेवलप्ड एरियाज है, लाइफ बहुत अच्छी होगी। लेकिन दूसरे ही और हम ये देख सकते हैं कि अर्बन एरियाज में ओवर क्राउडिंग, कंजेशन, पुअर सैनिटेशन फैसिलिटीज, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये सारी चीज़ें भी हैं। और इन अर्बन एरियाज में माइग्रेशन की वजह से और कई सारे रीजंस की वजह से पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि बढ़ते पॉपुलेशन को सेटिस्फाई करने के लिए रिसोर्सेस ही नहीं बचे, और इन एरियाज का सैनिटेशन कंडीशन और पूरा लिविंग कंडीशन खराब होता जा रहा है। और जैसे जैसे अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे अर्बन वेस्ट जनरेशन भी बढ़ता जा रहा है। और जब हम अर्बन वेस्ट डिस्पोजल की बात करते हैं तब हम मेनली फोकस करते हैं सॉलिड वेस्ट जनरेशन पे। सॉलिड वेस्ट जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल्स, ब्रोकन ग्लासवेयर, प्लास्टिक कंटेनर्स, पॉलीथिन बैग्स, एश, फ्लॉपीज, सीडीज एक्सेट्रा, यानी कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होते हैं मेनली। और यही चीजें जो इधर उधर फेंक देते हैं हम, इन्हें हम रिफ्यूज, गार्बेज या रबिश कहते हैं। और ये जो सॉलिड वेस्ट जनरेशन है ये मेनली दो सोर्सेस के थ्रू होता है। पहला सोर्स है हाउस होल्ड या डोमेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट्स, जो घरों का वेस्ट रहता है। सेकेंड सोर्स है इंडस्ट्रियल या कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट क्रिएट होता है। अर्बन वेस्ट डिस्पोजल एक क्रूशियल इशू है और यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सॉलिड वेस्ट को अगर हम सही तरीके से मैनेज नहीं करेंगे तो कई सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। जैसे कि ये जो सॉलिड वेस्ट होता है ये स्लोली फर्मेंट होता है और हार्मफुल गैसेस जैसे मीथेन को रिलीज करता है। सॉलिड वेस्ट की वजह से कई सारे डिजीजेस होते हैं, क्योंकि ये जो वेस्ट एरियाज होते हैं यहाँ पे फ्लाइज आके बैठते हैं और ये फ्लाइज डिजीज कैरी करते हैं, और इन सॉलिड वेस्ट की वजह से डिजीजेस जैसे टाइफॉइड, डिफ्थेरिया, डायरिया, मलेरिया, कॉलेरा, ये सारी चीजें होती हैं। फिर जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के वजह से रेडियो एक्टिव वेस्ट, ई वेस्ट डिस्पोज कर देते हैं, और इंडस्ट्रीज बिना किसी ट्रीटमेंट के जब वेस्ट डायरेक्टली रिवर में डंप कर देते हैं तब वाटर पोल्यूशन होता है। ड्रेन्स में ये वेस्ट जाके क्लॉग कर देते हैं, प्लास्टिक और बाकी सारी चीजें ड्रेन्स को क्लॉग कर देते हैं और रिवर्स तक पहुंच जाते हैं। अब अर्बन वेस्ट डिस्पोजल इन मेगा सिटीज, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में एक बहुत ही क्रूशियल इशू है, क्योंकि हम वेस्ट कलेक्ट तो कर लेते हैं लेकिन उस वेस्ट को ट्रीट करने के लिए, ठीक तरह से डिस्पोज करने के लिए अभी भी इंडिया में प्रॉपर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज नहीं है। अब यहाँ पे
अर्बन वेस्ट डिस्पोजल से रिलेटेड और वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और एनजीओ के रोल पे बेस्ड एक केस स्टडी दिया है। केस स्टडी अ रोल मॉडल टू रिस्टोर द इकोलॉजी एंड सेफ गार्ड ह्यूमन हेल्थ इन दौराला। सो दौराला के केस स्टडी के थ्रू हम ये समझेंगे कि कैसे जब एक एनजीओ इनिशिएटिव लेता है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इंश्योर करता है, जब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और जो पोल्यूशन कॉज करने वाली इंडस्ट्रीज हैं ये जब कॉपरेट करते हैं तो कैसे एक रीजन के हेल्थ प्रॉब्लम्स को, एक रीजन के इश्यूज को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी पे बेस्ड है ये केस स्टडी। तो ये दौराला के बारे में है। दौराला में करीब 12,000 लोग रहते थे और 2003 के टाइम पे दौराला में लोग बीमार पड़ रहे थे और उनके बीमार पड़ने के पीछे का रीजन था वहाँ का जो पानी था वो कंटैमिनेटेड था। वहाँ पे लेड और बाकी हैवी मेटल्स का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा था और ये जो मेटल कॉन्सेंट्रेशन पानी में बढ़ रहा था ये इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से था। इंडस्ट्रीज वेस्ट वाटर बिना किसी ट्रीटमेंट के पानी में रिलीज कर रहे थे और ये ग्राउंड वाटर टेबल पोल्यूट कर रहा था। तब एक एनजीओ ने एक डोर टू डोर सर्वे कंडक्ट किया ये देखने के लिए कि लोग किस बीमारी से सफर कर रहे हैं, क्या रीजन है। और इस डोर टू डोर सर्वे के बाद इस एनजीओ ने एक रिपोर्ट तैयार किया और इस रिपोर्ट में ये सब पता चला कि क्या रीजन है, लोग क्यों बीमार पड़ रहे हैं। तब उन्हें पता चला कि इस इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से दौराला के लोग सफर कर रहे हैं। फिर इस एनजीओ ने एफर्ट लिया। इस एनजीओ के एफर्ट्स की वजह से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, बाकी सारे स्टेक होल्डर्स, विलेज कम्युनिटी, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स, कम्युनिटी, ये सब साथ में आए। और यहाँ पे एक और बात आपको ध्यान देनी है कि यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिनकी वजह से ये पोल्यूशन एक्चुअली हो रहा था वो भी कॉपरेट करने के लिए तैयार थे। फिर एनजीओ, इंडस्ट्रियल ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ये सारे साथ में आए और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के थ्रू इन्होंने दौराला का जो कंडीशन था उसे इम्प्रूव किया। ये जो वाटर कंटैमिनेशन था इसे कम किया। दौराला में लोगों का कंडीशन इम्प्रूव करने के लिए और पोल्यूशन कम करने के लिए कुछ एफर्ट्स लिए। जो वहाँ के वाटर टैंक की कैपेसिटी थी वो बढ़ा दी। फिर एक 900 मीटर का एक्स्ट्रा पाइपलाइन लगा दिया ताकि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर लोगों तक पहुंचाया जा सके। वहाँ का जो पॉन्ड था उसका डिसिल्टेशन हो, यानी कि वहाँ पे जो सिल्ट था उसे हटा दिया, क्लीन किया। फिर उसके बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स भी लगाए। फिर वाटरशेड डेवलपमेंट को प्रमोट किया, 1000 ट्रीज लगाए, अफॉरेस्टेशन को प्रमोट किया जिससे एनवायरनमेंट को और मदद मिली। और इस केस स्टडी से हमें एक परफेक्ट एग्जाम्पल मिलता है कि जब कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो, गवर्नमेंट साथ दे और इंडस्ट्रियलिस्ट भी कॉपरेट करने के लिए रेडी हो, तब हम एक एरिया का जो कंडीशन है उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रूरल अर्बन माइग्रेशन। लोग रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में माइग्रेट क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें ये होप रहता है कि अर्बन एरियाज में उन्हें एक बेटर लाइफ मिलेगा और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। एक अच्छी लाइफस्टाइल के सर्च में लोग रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में जाते हैं। जो अर्बन एरियाज में माइग्रेंट वर्कर्स आते हैं वो अपने फैमिलीज को सपोर्ट करने के लिए अर्बन एरियाज में लो पेइंग, रिस्की जॉब्स, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हार्ड लेबर करते हैं। जो रूरल एरियाज होते हैं वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम होते हैं, लेकिन अर्बन एरियाज में लेबर का डिमांड ज्यादा रहता है, इसीलिए लोग रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में माइग्रेट करते हैं। लेकिन इसके वजह से अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रहा है और जितना रिसोर्स अर्बन एरियाज में है वो सफिशिएंट नहीं है लोगों के लिए, जो वहाँ पे लोग रहते हैं उनके लिए सफिशिएंट नहीं है। इसीलिए हम अर्बन एरियाज में, मेगा सिटीज में, बड़े बड़े शहरों में देखते हैं कैसे झुग्गी झोपड़ियां, स्लम और कॉलोनीज बन रहे हैं। लोग मजबूरन ऐसे कंडीशंस में रह रहे हैं। अब यहाँ पे एक केस स्टडी दिया है। इस केस स्टडी के थ्रू हमें कुछ चीजों को समझना होगा। ये केस स्टडी एक ऐसे वर्कर के बारे में है जो रूरल एरिया में रह रहा था, अपने विलेज में अपने परिवार के साथ रह रहा था, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे अपने डे टू डे नीड्स को मीट करने के लिए, वो लोग डेट में थे। और ये वर्कर अपना घर छोड़कर अर्बन एरिया में जाता है और वहां पे काम करना शुरू करता है और वहां पे बहुत ही लो पेइंग जॉब में वो काम करता है। और इससे हमें ये पता चलता है कि
जो भी लोग रूरल एरियाज में रहते हैं वो अर्बन एरियाज में माइग्रेट इसीलिए करते हैं ताकि उन्हें और कुछ पैसे मिले और वो अपने फैमिलीज को, जो रूरल एरियाज में वो छोड़ के अर्बन एरियाज में आते हैं, उन फैमिलीज को वो सपोर्ट कर सके। और उन्हें वहां पे लो पेइंग जॉब्स में काम करना पड़ता है, ना उनके पास इतना स्किल होता है, ना वो इतने एजुकेटेड होते हैं, इसीलिए वो मीनियल जॉब्स करते हैं, लो पेइंग जॉब्स करते हैं, कभी कभार रिस्की जॉब्स, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो लोग काम करते हैं। और उस जॉब से जितना भी पैसा उन्हें मिलता है वो अपने परिवार वालों के लिए भेजते हैं और अर्बन एरिया में रहने का खर्चा भी उठाते हैं। और ये जो पैसे अपने घर वालों के लिए भेजते हैं उन रेमिटेंसेस पे इनके घर वाले डिपेंड करते हैं, हेल्थ केयर के लिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, डे टू डे एक्सपेंस मीट करने के लिए, त्योहार के टाइम, घर बनाने के लिए, एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए इनके परिवार वाले इनके भेजे हुए पैसों पे, उन रेमिटेंसेस पे डिपेंड करते हैं। और रूरल अर्बन माइग्रेशन जब होता है इसमें हम एक पैटर्न देख सकते हैं। सबसे ज्यादा माइग्रेशन मेल पॉपुलेशन करता है, और जब मेल फैमिली मेंबर्स गांव छोड़कर अर्बन एरियाज में आते हैं तो जो फीमेल मेंबर्स होते हैं वो घर संभालने के लिए रूरल एरियाज में ही रहते हैं। और इससे क्या होता है, जो फीमेल मेंबर्स रूरल एरियाज में फैमिली संभालने के लिए हैं उन पे भी बहुत प्रेशर आता है, उन्हें अकेले सब कुछ हैंडल करना होता है। और जो मेल मेंबर्स अर्बन एरियाज में माइग्रेट करके जाते हैं वो भी अपने फैमिली से बहुत दूर रहते हैं, एक नए एनवायरनमेंट के साथ उन्हें एडजस्ट करना होता है, अपनी फैमिली से दूर होने का, अकेले रहने का दुख उन्हें होता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है। और जब वो अर्बन एरियाज में जाते हैं, गरीबी की वजह से जाते हैं, वो पढ़े लिखे नहीं होते, अनस्किल्ड होते हैं, और वो एट द एंड ऐसे काम करते हैं जो रिस्की होते हैं, बहुत कम पैसे मिलते हैं, हार्ड लेबर के बावजूद उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। हमने देखा कि रूरल अर्बन माइग्रेशन क्या होता है, कैसे होता है। फिर एक केस स्टडी के थ्रू हमने माइग्रेंट वर्कर्स की जिंदगी में क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो जब अर्बन एरियाज में आते हैं उनका लाइफ कैसे चेंज होता है, क्या क्या इम्पैक्ट उनके फैमिली मेंबर्स पे पड़ता है, और रूरल माइग्रेशन ओवरऑल क्या होता है, हमने ये देख लिया। नेक्स्ट विल स्टडी प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम्स। अर्बन एरियाज जैसे कि बड़े बड़े मेगा सिटीज, मेट्रोपॉलिटन सिटीज और ऐसे शहरों में हम ये देख सकते हैं कि एक साइड में हाई इनकम ग्रुप, अमीर लोग रहते हैं जो बड़े बड़े घरों में अच्छे फैसिलिटीज के साथ रहते हैं, जहाँ पे रोड है, सैनिटेशन फैसिलिटीज है, गार्डन है, पार्क है, प्लेग्राउंड है, प्रॉपर सिक्योरिटी है, और लोग खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीते हैं, एक स्टेबल लाइफ लीड करते हैं। और दूसरे ही साइड हम सेम सिटी में देख सकते हैं बिल्डिंग के बहुत ही पास स्लम्स, कॉलोनीज, झुग्गी झोपड़ी, आपने इमेजेस भी देखे होंगे। अब इन झुग्गी झोपड़ी स्लम्स में वो लोग रहते हैं जो रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में माइग्रेट करके आते हैं फॉर अ बेटर लाइफस्टाइल, एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए। लेकिन इन अर्बन एरियाज में प्रॉपर हाउसिंग, घरों को, रेंट को वो लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाते, ना वो लैंड खरीद पाते हैं, ना वो अपने लिए घर खरीद पाते हैं, फिर भी उन्हें भी सर्वाइव करना होता है। इसीलिए वो ऐसे कंडीशंस में कॉलोनीज और स्लम्स में रह लेते हैं, मजबूरन रहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि इन स्लम एरियाज में क्या इश्यूज है और स्लम ड्वेलर्स क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। पहला प्रॉब्लम है लैक ऑफ हाइजीन फैसिलिटीज, पुअर हाइजीनिक कंडीशंस सबसे मेन प्रॉब्लम होता है। यहाँ के लोगों के पास, स्लम ड्वेलर्स के पास बेसिक फैसिलिटीज जैसे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, टॉयलेट फैसिलिटीज तक का एक्सेस नहीं होता। यहाँ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, प्रॉपर वेस्ट मैनेज सिस्टम नहीं है, इसीलिए लोग एक्सपोज्ड हैं डिजीजेस और पुअर हेल्थ कंडीशंस है यहाँ पे, और कई सारे एनवायरमेंटल इश्यूज भी हैं क्योंकि यहाँ का जो एरिया है प्रॉपरली मेंटेन नहीं है, क्लीन नहीं है, लोगों के पास साफ ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस भी नहीं है, टूटे फूटे मकानों में रहते हैं मजबूरन। और जो स्लम ड्वेलर्स होते हैं वो लो पेड जॉब्स जो बहुत ही रिस्की होते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये लोग काम करते हैं, और पोवर्टी के वजह से ये अपना सिचुएशन इम्प्रूव तक नहीं कर पाते। ये माल नरिश्ड हैं, कई सारे डिजीजेस से अफेक्टेड हैं, अपने बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन भी नहीं दे पाते, और बच्चे भी माल नरिश्ड हैं, ना एजुकेशन का एक्सेस है, ना प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज का एक्सेस है। और ऐसे बुरे कंडीशंस में रहने की वजह से, पोवर्टी के वजह से, यानी कि गरीबी के वजह से, ये जो लोग हैं ये ड्रग अब्यूज, अल्कोहलिज्म, क्राइम,
एस्केपिज्म, इन सभी चीज़ों का शिकार है। और इनके इन्हीं कंडीशन की वजह से एट द एंड हम ये देखते हैं कि इन्हें सोसाइटी एक्सक्लूड भी कर देती है। So this was chapter 12, Geographical Perspective on Selected Issues and Problems. I really hope कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप ट्विन ब्रोस का टेलीग्राम चैनल और डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो ताकि आप भी ह्यूमैनिटीज़ की एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी से कनेक्टेड रहो। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ। बाय।